जय हिंद साथियों, आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो हरियाणा के महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी पुस्तकें। इस कड़ी में अपना सबसे पहला प्रश्न है कि हरियाणा में कवि बहुत फेमस हुए हैं जिनका नाम है बाण भट्ट। बाण भट्ट की रचना के बारे में पहला प्रश्न पढ़ाएंगे आप। बाण भट्ट जो हैं वो राजा हर्षवर्धन के दरबार में एक फेमस कवि रहे हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। सबसे पहली बात तो ये बाण भट्ट कौन है, ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं, पहली बात तो। ठीक है जी। ये जो राजा हर्षवर्धन है ये खुद भी बहुत बड़ा साहित्यकार था, इसीलिए इसे हरियाणा का साहित्यकार सम्राट कहते हैं। तो प्रश्न आ सकेगा सीधा कि हरियाणा का साहित्यकार सम्राट किसने कहा है, तो हरियाणा का साहित्यकार सम्राट है जी आपका राजा हर्षवर्धन। ठीक है भैया। राजा हर्षवर्धन का दरबार में कवि कौन था, तो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। अब अगला प्रश्न बनेगा बाण भट्ट की रचना कौन कौन सी हैं। बाण भट्ट की दो रचना फेमस हैं, एक तो है जी कादम्बरी और दूसरी इससे फेमस इसकी रचना है अरस का नाम तो है अरस चरित्र। और यह अरस चरित्र जो है यह संस्कृत में लिखी गई रचना है, इसलिए और ज़्यादा फेमस है। इतनी बात समझ में आ जाएगी जी, बहुत बढ़िया है। चलो, अब ये राजा जो हर्षवर्धन है ये लिखने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो इसकी भी 3 रचनाएं आपने याद करनी है। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं जी। देखो अरस की रचनाएं अगर आप पढ़ाएंगे तो अरस की 3 रचनाएं हैं। एक तो है नागानंद है, दूसरी है रत्नावली और इसकी तीसरी रचना है प्रियदर्शिका। ठीक है जी, ऐसे याद कर लो। राजा हर्ष को नाग और रतन बहुत प्रिय थे। ये राजा है तो खतराली चीज यानी नाग भी पसंद पाओगे और रतन तो पाने है राजा महाराजा ने पसंद यानी प्रिय है, उसको प्यारे हैं, ऐसे याद कर लो। नाग से क्या याद हो जाएगा, नागानंद, रतन से रत्नावली और प्रिय से प्रियदर्शिका। ठीक है, वह ट्रिक याद नहीं करनी तो सिंपल याद कर लो, आप बार बार पढ़ लो इसने, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो राजा हर्षवर्धन की कितनी रचना है, 3 रचना है। कौन कौन सी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बाण भट्ट की 2 रचना कौन सी याद करनी है अपन, कादम्बरी और हर्ष चरित्र। ठीक है जी। और जो हर्ष चरित्र है वो संस्कृत में रचना है। ओके जी। चलो आगे अपना है हुवेन टी सांग की रचना, बहुत फेमस है। हुवेन सांग की एक रचना सी यू की, बहुत फेमस है जी, सी यू की, या इसकी रचना का नाम है सी यू की। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिंदगी यानी द लाइफ, इसका मतलब है द लाइफ। इतनी बात समझ में आई होगी जी जरूर। ठीक है। अगला है कश्मीरी कवि होया है, कश्मीर का कवि होया है फेमस कल्लण। कश्मीरी कवि कल्लण की बहुत फेमस रचना है, वह है राज तरंगिणी। याद कर लोगे जी। तो कश्मीरी कवि कल्लण की रचना कौन सी है, राज तरंगिणी। ठीक है। आगे है महर्षि पाणिनि। इन्होंने महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण रचा और उसका नाम अष्टाध्यायी। तो ये जो अष्टाध्यायी है यह महर्षि पाणिनि की रचना है। दरअसल ये संस्कृत का व्याकरण है जी। ठीक है जी, याद हो जाएगा। संस्कृत के व्याकरण के रचयिता यही है महर्षि पाणिनि जी, और इसी पाणिनि जी का नाम पे पानीपत बसा हुआ है। अगला है पतंजलि की रचना, ये है बाबा रामदेव का पतंजलि जो है इसी पतंजलि ऋषि का नाम पर है। योग के बहुत तगड़े जानकार हैं। योग मतलब वो वाला बाबा रामदेव वाला योग नहीं, योग साधना, ईश्वर तक पहुंचाने वाला योग। तो जो पतंजलि ऋषि हैं उनकी एक फेमस रचना याद रखनी है आपने, महाभाष्य। कौन सी है जी, महाभाष्य। याद कर लोगे जी, कौन सी है, महाभाष्य। आगे है चंद्रबरदाई की एक फेमस रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। याद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। पृथ्वीराज रासो। अब चंद्रबरदाई जो है उसके बारे में आपने एक छोटी मोटी स्टोरी जरूर याद होनी चाहिए कि आप हरियाणा के इतिहास में 2 युद्ध पढ़ाएंगे जी। एक तो 1191 का युद्ध और एक 1192 का युद्ध। 1192 का जो युद्ध, 91 का जो युद्ध है उसको बोलते हैं तराइन का पहला युद्ध, और 1192 का जो युद्ध है उसको बोलते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है भैया। तराइन का जो पहला युद्ध है वो है पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में है जी। ठीक है जी। दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में है, लेकिन पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीते हैं
और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया है, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। ऐसा तो एनसीईआरटी कहती है 1192 यानी तराइन का दूसरा युद्ध में। इन शॉर्टकट में आपकी बताई है। बाकी जब हरियाणा का इतिहास पढ़ाएंगे, पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे तो आप सही डिटेल में इस चीज न पढ़ाएंगे। लेकिन या तो हकीकत है कि पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध में मर गया है, लेकिन यो पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई कुछ और ही लिखता है। इसकी बड़ाई लिखा है योनु का है कि दरअसल मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान ने 1192 में मारता नहीं है, बल्कि वो किडनैप करके गजनी ले गया है, बंदी बना लेता है और गजनी ले गया है। गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में उसने ले जाने के बाद कैद कर दे है, जेल में घेर दे है। तो जेल में घेरने के बाद अपने राजा से मिलने चंद्रबरदाई चल पड़ता है, क्योंकि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि भी था और उसका दोस्त भी था। तो जब वो अपने राजा से मिलने गजनी पहुंचता है, तो गजनी पहुंचने के बाद वो गोरी को कहता है कि जब मैं अपना राजा तो मिलना चाहूँ हूँ। बोला ठीक है भाई, इसने अपना राजा तो मिलवा दो, जेल में घेर दो, जहाँ पृथ्वीराज चौहान पड़ा है उसे जेल में इसने डाल दो। तो चंद्रबरदाई को भी उसी जेल में डाल दिया जाता है, और वो एक मिल का प्लान बनाओ है, ऐसा ये अपनी स्टोरी में कहा है जो कि रियल नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई मिल का प्लान बनाओ है कि फिर ऐसा ऐसा हम कहेंगे। वो क्या कहते हैं मोहम्मद गोरी को जाके कि ऐसा है, हमारा राजा बिना देखे केवल सुन के भी तीर चला सका है। तो मोहम्मद गोरी का अच्छा ऐसा है, जबकि उस टाइम पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ रखी थी तो देखने वाली तो टेंशन थी ही नहीं। तो मोहम्मद गोरी यहाँ भर ले है कि कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप एक काम करो, आप अपना राजन ले आओ, देख लेंगे हम, बिना देखे तीर चला लेगा के। तो ये चंद्रबरदाई लिखता है कि बिना देखे राजन तीर चलाया, और वो सीधा तीर जाकर मोहम्मद गोरी के मुंह में जाकर लगा, क्योंकि इसने कंडीशन रख दी थी चंद्रबरदाई ने कि राजा के बोलने से ही तीर चला होगा। राजा यानी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बोलने से तीर चला होगा। और मोहम्मद गोरी जैसे ही बोलिया तो उसकी आवाज़ को सेंटर साधते हुए, आवाज़ पर कंसंट्रेशन करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और जाकर मोहम्मद गोरी के मुँह में लगा। ठीक है, वैसे झूठी स्टोरी है, क्योंकि रासो का मतलब ही होगा बड़ाई यानी पृथ्वीराज चौहान की बड़ाई, और उसका दोस्त भी था और दरबारी का भी था, तो बड़ाई तो करनी है। ठीक है जी, कोई झूठी स्टोरी है। अगला है अल बरूनी की रचना। जो अल बरूनी है वो महमूद गजनवी का दरबारी कवि है। महमूद गजनवी भी पढ़ाएंगे आप हरियाणा के इतिहास में। महमूद गजनवी का दरबारी कवि है और इसकी रचना बड़ी फेमस है, किताब उल हिंद। इस किताब उल हिंद की फेमस होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है कि इसमें ब्रह्म सरोवर का जिक्र है, जो कि हरियाणा का लघु महासागर है ब्रह्म सरोवर। और ये ब्रह्म सरोवर कौन सा जिला में है जी? कुरुक्षेत्र में। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सबका समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कुछ प्रश्न और कराएंगे। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपना ईख की खेती के रचयिता कौन है? तो ईख की खेती है और एक है झाड़ू फिरी उपन्यास, झाड़ू फिरी। तो इन दोनों के रचयिता हैं जो आपके, वो है राजा राम शास्त्री। हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार भी ये हैं, राजा राम शास्त्री जी। याद हो जाएगा जी प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अपना सीप के मोती और टूटते बंधन। सीप के मोती और टूटते बंधन अलग अलग रचना है ये। एक तो है आपका सीप के मोती और दूसरा है टूटते बंधन। इन दोनों के रचयिता है हेमराज निर्मल। हेमराज निर्मल, कितना निर्मल नाम है, कितना प्यारा नाम है, हेमराज निर्मल। याद कर लोगे जी। चलो, श्याम सतसई जो है वो है एक लड़का है जिसका नाम दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा, और इन्होंने अपना नाम का तुलसीदास भी लगा रखा है, तुलसीदास शर्मा दिनेश, ऐसे इनको कहते हैं, तुलसीदास शर्मा दिनेश। ठीक है जी, तुलसीदास शर्मा दिनेश। इतनी बात समझ आ जाएगी। इनकी रचना का नाम है श्याम सतसई, श्याम सतसई। ठीक है, अगला है मेहंदी रचे हाथ। ये तो बहुत बढ़िया है ना, मेहंदी रचे हाथ। यो भूल गए तो इसका मतलब सब कुछ भूल जाओगे। रमेश चंद्र जैन, ये तो कभी नहीं भूलना, नहीं तो मेहंदी नहीं रचेगी। रमेश चंद्र जैन, याद कर लोगे जी, रमेश चंद्र जैन। अगला है युद्ध चरित। युद्ध चरित जो है वो है खुशीराम शर्मा की रचना।
खुशीराम शर्मा, खुशीराम शर्मा, याद कर लोगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला है फूल और कांटे। फूल और कांटे जो है वह है रचना रूप नारायण चंदाना, रूप नारायण चंदाना जी की। किसकी है जी? रूप नारायण चंदाना। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा जी यहाँ तक जरूर, ठीक है ना, रूप नारायण चंदाना जी की। अगली है आपकी देशा में देश हरियाणा। जो देशा में देश हरियाणा रचना है वह रचना है जनाब आपकी उदय भानु हंस। हरियाणा का पहला राज्य कवि है यो उदय भानु हंस, रुबाई सम्राट भी बोलिया कृष्ण उदय भानु हंस ने, ठीक है। आगे है भगत फूले सिंह चरित्रम। भगत फूले सिंह चरित्रम जो है वह है पंडित विद्यानिधि की लिखी हुई, पंडित विद्यानिधि। याद हो गए होंगे जी, एक बार मैं रिपीट करवा दूं। चलो क्या है? ईख की खेती और झाड़ू फिरी, ईख की खेती और झाड़ू फिरी। वह रचना किसकी है? राजा राम शास्त्री की। किसकी भैया? राजा राम शास्त्री। याद कर लोगे ना, ठीक है। एक है सीप के मोती और टूटते बंधन, सीप के मोती और टूटते बंधन, ठीक है ना। टूटते बंधन है हेमराज निर्मल की। बंधन से एक मुक्ति वाला और याद कर लो, ठीक है ना, मुक्ति वाला। मुक्ति वाला कैसे याद करोगे? देखो बंधन वाली किसकी है? हेमराज निर्मल की, ठीक है। और मुक्ति प्रकाश पूछे तो मुक्ति प्रकाश, मुक्ति वाली है किसकी? निश्चल दास। किसकी है जी? निश्चल दास की। याद कर लोगे ना, पक्की बात होगी है ना। सीप के मोती, सीप के मोती, सीप के अंदर मोती है तो वो भी बंधनमय है। और टूटते बंधन, इसमें भी बंधन है लेकिन हालांकि टूटने वाले बंधन है। चलो ये किसके हैं? हेमराज निर्मल की। और मुक्ति वाली किसकी है? मुक्ति प्रकाश निश्चल दास की। याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग रचना है टूटा हुआ आदमी। टूटा हुआ आदमी, ऐसा ही आदमी है चौपट आदमी, मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा नाम भी सा है ना, मोहन चोपड़ा। समझ में आई है? टूटा हुआ आदमी किसकी रचना है? मोहन चोपड़ा की। याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे जी? बहुत आसान सी रचना है, कर लोगे जी याद, ठीक है, हो जाएगा। एक और रचना है इंपॉर्टेंट, जैसे माटी का मोल, माटी का मोल। और एक इंपॉर्टेंट रचना और बूढ़ी सुहागिन, माटी का मोल बूढ़ी सुहागिन। यह रचना भी बड़ी फेमस है जी। यह है जय नारायण कौशिक की। किसकी है? जय नारायण कौशिक, जय नारायण कौशिक। चलो एक बार मैं छोटा रिवीजन करा दूं आपका। ईख की खेती झाड़ू फिरी तो कर लिया था। सीप के मोती टूटते बंधन किसकी है? हेमराज निर्मल की। और आपकी जो मुक्ति प्रकाश है वह निश्चल दास की, ठीक है। टूटा हुआ आदमी है वह मोहन चोपड़ा की है। श्याम सत्सई है तुलसीदास शर्मा दिनेश की, ठीक है। मेहंदी रचे हाथ जो है रमेश चंद्र जैन की रचना है। युद्ध चरित्र जो रचना है वह है खुशीराम शर्मा जी की है। फूल और कांटे जो हो रूप नारायण चंदाना की है। देशा में देश हरियाणा, हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस रुबाई सम्राट की है। और भगत फूले सिंह चरित्रम जो हो पंडित विद्यानिधि की है। यहाँ तक एक बार समझ में आ गया तो मैं बोर्ड साफ कर दूं जी, ठीक है। चलो एक रचना और आप ऐसे, मैं बोर्ड साफ करूँ इतने आप खुद लिख लो। एक है दाहिने हाथ का शंख। दाहिने हाथ का शंख जो है वो रचना है गुलाम हुसैन शाह साहब की। चलो मैं लिखे दूंगा। एक रचना है दाहिने हाथ का शंख। यह रचना है जी गुलाम हुसैन शाह की। गुलाम हुसैन शाह किसकी रचना जी? गुलाम हुसैन शाह। रचना का नाम क्या है? दाहिने हाथ का शंख, दाहिने हाथ का शंख, ठीक है। अगली जो रचना है वो हरियाणा का एक फेमस सांग है और वो है द्रौपदी चीर हरण। द्रौपदी चीर हरण। तो द्रौपदी चीर हरण इतना बड़ा सांग लिखने का केवल और केवल ब्योतेक के मानस में है। वो हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद, वो है दादा लक्ष्मी चंद। तो कौन इसके रचयिता? दादा लक्ष्मी चंद, ठीक है जी। इसके अलावा एक वो दो फेमस सॉन्ग हैं। एक तो है भगवान कृष्ण का जन्म यानी कृष्ण जन्म, ठीक है। और एक है दुष्यंत शकुंतला। दुष्यंत शकुंतला याद कर लोगे जी।
के है कृष्ण जन्म और दुष्यंत शकुंतला, ये इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। और ये है आपके पंडित मांगेराम, इनको कवि शिरोमणि कहा जाता है, पंडित मांगेराम जी को, ठीक है। और दादा लक्ष्मीचंद जी हैं, जो पंडित लक्ष्मीचंद हैं, पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य हैं। कौन है? पंडित मांगेराम, याद हो जाएगा जी। पंडित लक्ष्मीचंद के दो शिष्य हैं, एक तो पंडित मांगेराम और एक जाट मेहर सिंह, याद हो जाएगा। चलो अगला आपका नल दमयंती, एक सॉन्ग है, यो राजा रानी की स्टोरी है, नल दमयंती, याद हो जाएगा, नल दमयंती, ठीक है। और है राजा भोज, जरूर सुना हुआ, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो उस राजा भोज के ऊपर एक सॉन्ग है। और यो सॉन्ग आपका पंडित दीपचंद के ऊपर है, पंडित दीपचंद, पंडित दीपचंद, इतनी बात याद हो जाएगी जी। दीपचंद जो हैं ये हरियाणा कालिदास का हिस्सा हैं, ठीक है। इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि कहते हैं और मांगेराम जो है इन्हें हरियाणा का कवि शिरोमणि कहते हैं। ये चीज़ तो चलो मैं पहला पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। और एक रचना और है, वो है बीजक। बीजक जो है वो है संत गरीबदास की। कुछ रचना छोटी मोटी जो है वो अलग अलग सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।